Welcome to Peninsula Technical Institute. In last lecture, we discussed how data is transferred between the register. In this lecture, we will discuss next instruction, which is MOV R, M. So let's get started. MOV हमने बात की थी. MOV का मतलब क्या रहेगा? मूव. R मतलब रजिस्टर, और जो पहले रहता है वो क्या रहता है? डेस्टिनेशन रहता है, और जो उसके बाद आएगा वो क्या आएगा? सोर्स. और M रिप्रेजेंट्स मेमोरी. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है? वो मेमोरी से आ रहा है. पहले तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट जा रहा था या डेटा कॉपी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डेटा कहाँ से कॉपी हो रहा है? मेमोरी से कॉपी हो रहा है. कहाँ? रजिस्टर में. तो यहाँ पे यह M स्टैंड्स फॉर मेमोरी. तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस की लेंथ देखें तो अगेन यहाँ पे कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है. अगेन यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है. डेटा नहीं है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी रहेगी? 1 बाइट की रहेगी. और जो इसमें मशीन साइकिल्स यूज होंगे वो 2 मशीन साइकिल्स यूज होंगी, एंड टी स्टेट जो यूज होंगी वो 7 टी स्टेट यूज होंगी. ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया. और ये हम अभी देखते हैं इसको कैसे लिखना है. तो इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना ऐसे है, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर. कि मेमोरी से कंटेंट को रजिस्टर में किस तरीके से मूव करना है या कॉपी करना है. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हमें ये बताएगा कि हाउ डेटा इज एक्सेस टू मेमोरी. हाउ डेटा इज एक्सेस टू मेमोरी. ठीक है, मेमोरी से हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे या रीड कैसे करेंगे, एक ही बात है. या ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये सब क्या है? एक ही बात है. तो हाउ डेटा इज एक्सेस टू मेमोरी, दैट मीन्स हम मेमोरी से डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसको रीड करेंगे या कैसे उसको रजिस्टर के अंदर लेके आएंगे. तो इस इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज 300H रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एड्रेस, जहां पे ये ऑपकोड रहेगा. मूव R रिप्रेजेंट रजिस्टर. तो यहाँ पे हम जो रजिस्टर लेते हैं वो लेते हैं डी रजिस्टर, बिकॉज जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में कौन से रजिस्टर थे? बी सी डी ई. तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? डी रजिस्टर ले लिया कि मुझे जो मेमोरी से जो भी कंटेंट है उसे कहाँ लेके आना है? डी रजिस्टर के अंदर लेके आना है. तो डी रजिस्टर को रखा यहाँ पे, जो कि क्या है? डेस्टिनेशन है. ठीक है, और सोर्स क्या है हमारा? मेमोरी. सोर्स क्या है हमारा? मेमोरी. तो इस इंस्ट्रक्शंस में जो डेटा है वो कहां से लाना है? मेमोरी से लाना है. अगर डेटा मेमोरी से लाना है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अगर इस इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी है? 1 बाइट. और मशीन साइकिल्स कितने हैं? 2. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जितने इंस्ट्रक्शन की लेंथ हो उतने ही क्या हो? मशीन साइकिल्स हो. उतने ही क्या? मशीन साइकिल्स हो. क्योंकि जो मशीन साइकिल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंस्ट्रक्शंस के ऊपर. मशीन साइकिल्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि इंस्ट्रक्शन क्या है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर. तो जो ये मशीन साइकिल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मशीन साइकिल डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस. डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन. तो मशीन साइकिल्स डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस ओनली. और ये आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि अगर अच्छा लेंथ 1 बाइट की है तो मशीन साइकिल्स भी 1 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो जो मशीन साइकिल्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? आपका इंस्ट्रक्शंस क्या है, उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं मशीन साइकिल्स, ना कि आपकी यानी कि उस इंस्ट्रक्शंस की लेंथ पे डिपेंड करती हैं. लेंथ अगर यहाँ पे अगर देखें तो लेंथ कितनी है? 1 बाइट की है. और मशीन साइकिल्स कितनी है? 2. हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मशीन साइकिल्स कितने होंगे? 2 मशीन साइकिल्स होंगे. अगर लेंथ 1 बाइट की है तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 1 मशीन साइकिल्स तो होगा ही. कि अगर 1 बाइट की लेंथ है तो मिनिमम 1 मशीन साइकिल्स तो होगा ही होगा. तो ये हम कह सकते हैं. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर 1 बाइट है तो मशीन साइकिल्स 1 ही होंगे.
1 ही मशीन साइकिल्स होंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, हाँ मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, जो 1 बाइट है ये ओनली यही बताएगा, लेंथ हमेशा यही बताएगी कि प्रोग्राम काउंटर कितनी बार लैच होगा। अगर वो 1 बाइट है तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर कितनी बार लैच होगा, प्रोग्राम काउंटर केवल एक ही बार लैच होगा। ठीक है, अगर 2 बाइट होती तो प्रोग्राम काउंटर 2 बार लैच होता। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 1 बाइट है, तो प्रोग्राम काउंटर ओनली 1 टाइम से क्या होगा, लैच होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव डी एम। तो यहाँ पे जो एम क्या है, एम इज मेमोरी कंटेंट, एम इज मेमोरी कंटेंट आर रजिस्टर, क्योंकि मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो डिफरेंट रजिस्टर के अंदर ही स्टोर रहता है। तो मेमोरी कंटेंट भी बोल सकते हैं या रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो उससे मेमोरी कंटेंट को कहाँ लेके आना है, आपको डी रजिस्टर के अंदर लेके आना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस में जो इस मेमोरी पे जो भी डेटा पड़ा है उसका एड्रेस कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, एक्चुअल पेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट उसके अंदर रहना चाहिए। हाँ, हम अलग से भी इंस्ट्रक्शंस, अलग से भी रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका जो एड्रेस है वो कहाँ रहना चाहिए, वो एक्चुअल पेयर में रहना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एम है, एम इज मेमोरी कंटेंट और रजिस्टर हुज एड्रेस मस्ट बी present in HL pair, must be present in HL pair, whose address must be present in HL pair। तो अब इस मेमोरी के अंदर जहां पर भी ये जो डेटा है, जहां से हमें जिस डेटा को हमें डी के अंदर क्या करना है, मूव करना है, उसका जो एड्रेस HL पेयर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस इंस्ट्रक्शंस को, ये इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से परफॉर्म होगा। ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, और यहाँ पे दिस इज मेमोरी, और जो हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कितना है, 3000H, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ऑप कोड रहेगा। और जो सपोज जो डेटा है वो कोई 3400H पर है, ये हमने अज्यूम किया है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, HL पेयर के अंदर रहेगा। सपोज वो 3400H पर है, और वो डेटा हम मान लेते हैं 66 है। ठीक है, और यहाँ पे इस ऑपकोड को डिकोड करने के लिए, यहाँ पे जब ऑपकोड आएगा तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा, और वो वहां से कहाँ चला जाएगा, डिकोड हो जाएगा, डिकोडर में जाके डिकोड होगा। और यहाँ पे HL पेयर रहेगा, ये HL पेयर के अंदर क्या रहेगा, ये जो डेटा है मेमोरी का, ये जिस एड्रेस पे प्रेजेंट है उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट कहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, इसके अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए, 3400 HL पेयर के अंदर इसका एड्रेस होना चाहिए। और प्रोग्राम काउंटर में क्या रहेगा, इस इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है, जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस पड़ा हुआ है उसका एड्रेस कहाँ रहेगा, प्रोग्राम काउंटर में। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 3000, ये स्टार्ट। तो जो पहला जो मशीन साइकिल होगा वो क्या होगा, फेच होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला मशीन साइकिल हमेशा क्या होता है, फेच ही होता है। और फेच मशीन साइकिल से हमें पता लगता है कि वो जो ऑपकोड है वो डिकोड होने के बाद ही प्रोसेसर को पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के लिए मुझे आगे कितने मशीन साइकिल्स परफॉर्म करने हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर कहाँ लैच होगा, प्रोग्राम काउंटर 3000H पर होगा। जो प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू है वो कहाँ लैच हो जाएगी, इस वाले एड्रेस पर लैच हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वही वाला एड्रेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लैच, यानी कि लैच हो जाएगी, लो हो जाएगी, या वो इस वाले रजिस्टर से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले रजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो हमें पता है कि इसको यहाँ पे लैच होने के लिए ALE शुड बी 1,
अगर ALE 1 होगा तभी ही जितनी भी यानी कि बसेस हैं वो सारी की सारी एड्रेस बस की तरह एक्ट करेंगी, और जो ये प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, इस 300H वाले यानी कि जो भी एड्रेस है ये इस पे जो भी डेटा पड़ा है उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। जैसे ही इस पे लैच हो गया उसके बाद क्या होगा, ALE क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। ALE 0 होने के बाद जो लोअर ऑर्डर वाली जो यानी कि लाइंस हैं, बसेस हैं, वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, डेटा बस की तरह एक्ट करेंगी। डेटा बस की तरह एक्ट करेंगी तो इजीली जो ये वाला डेटा है, ये वाला जो भी कंटेंट है, ऑपकोड है, तो ये कहाँ आ जाएगा, डेटा बस के थ्रू किसके अंदर लेके आएंगे हम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑपकोड कहाँ आएगा, डेटा बस के ऊपर आएगा। दिस इज T1 स्टेट, दिस इज T2 स्टेट, फिर 3000H के बाद कहाँ चला जाएगा, T3 स्टेट में। T3 स्टेट में ये वाला डेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद T4 स्टेट में क्या हो जाएगा, इस ऑपकोड का डिकोड हो जाएगा। ये ऑपकोड क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। ऑपकोड डिकोड होते ही प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है इसकी लेंथ कितनी है, 1 बाइट की है। अगर इसकी लेंथ 1 बाइट की है तो ये फिर से प्रोग्राम काउंटर को लैच नहीं करेगा। प्रोग्राम काउंटर को एक ही बार यानी कि लैच करेगा सिर्फ इस ऑपकोड को लाने के बाद, क्योंकि इसको ये इतना होने के बाद इसको पता लग जाएगा कि इसकी लेंथ के बारे में, और उसकी लेंथ अगर 1 बाइट है तो ये प्रोग्राम काउंटर को एक ही बार लैच करवाएगा। सो आफ्टर डिकोडिंग प्रोग्राम काउंटर अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑपरेशंस इट हैज टू परफॉर्म। तो आफ्टर डिकोडिंग प्रोग्राम काउंटर को पता लग जाएगा कि मुझे ओनली 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और अगर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम काउंटर कितनी बार लैच होगा, ओनली 1 टाइम ही लैच होगा। जितनी यानी कि इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है प्रोग्राम काउंटर उतनी ही बार क्या होता है, लैच होता है। अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ 1 बाइट है तो प्रोग्राम काउंटर ओनली 1 टाइम लैच होगा, और लैच होने के बाद फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे यानी कि डिकोड होने के बाद प्रोसेसर को पता लग गया कि मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो प्रोग्राम काउंटर को फिर से लैच नहीं करवाएगा, या वो HL पेयर का एड्रेस जो भी है, HL पेयर में जो इस कंटेंट का एड्रेस है, या इसको यहाँ पे लेके आएगा और फिर इसको लैच करवाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। HL पेयर के अंदर जो यहाँ पे डेटा पड़ा है उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली HL पेयर में है, तो HL पेयर ही क्या करेगा, लैच होगा। HL पेयर ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लैच हो जाएगा। तो जो T5 स्टेट में HL पेयर ही डायरेक्ट लैच होगा, ना कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर केवल एक ही बार लैच होगा। तो ये फिफ्थ T स्टेट है। उसके बाद लैच हो जाएगा। लैच होने के बाद, लैच होने के लिए ऑब्वियस है कि ALE को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। लैच होने के बाद हमने इस वाले रजिस्टर को पॉइंट करना शुरू कर दिया, और इस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है ये डेटा को हम क्या लेके आएंगे, डेटा बस में लेके आएंगे, और ALE को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। डेटा बस में लेके आएंगे तो इसके लिए हमने T6 स्टेट यूज की। अब HL पेयर जब ये लैच हो जाएगा तो इसके लिए 5th स्टेट यूज करेगा, और लैच हो जाने के बाद जो भी इसके ऊपर डेटा पड़ा है इसको कहाँ लेके आएगा, डेटा बस पे लेके आएगा। डेटा बस पे लेके आने के बाद ये नेक्स्ट T स्टेट में क्या करेगा, इस 66 वाले डेटा को कहाँ मूव कर देगा, आपके D रजिस्टर के अंदर इसको मूव कर देगा। तो जो 7th T स्टेट में क्या करेगा, जो ये 66 वाले डेटा को कहाँ मूव कर देगा या कहाँ कॉपी कर देगा, आपके D रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो इसमें यानी कि इसकी लेंथ तो 1 बाइट हुई, और मशीन साइकिल्स कितने हुए, मशीन साइकिल्स, पहला मशीन साइकिल्स हुआ फेच के लिए हुआ, और जो दूसरा मशीन साइकिल्स हुआ वो किसके लिए हुआ, रीड के लिए हुआ। मशीन साइकिल्स 2 यूज हुए, एक फेच के लिए यूज हुआ और दूसरा रीड के लिए यूज हुआ। अगर फेच के लिए यूज हुआ तो कितना T स्टेट लगेगा, 4 T स्टेट लगेगा, और रीड में कितना लगेगा, 3 स्टेट लगेगा। रीड में हमेशा 3 ही T स्टेट लगता है, ठीक है। तो ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से ही आपको पता लग जाना चाहिए। अच्छा, तो ये यानी कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शंस है और मेमोरी से कंटेंट आ रहा है, तो एड्रेस डायरेक्टली किसमें रहेगा, HL पेयर में रहेगा। एड्रेस डायरेक्टली गिवन नहीं है तो एक बार और लैच होगा। अगर एक बार और लैच होगा तो वो किसके लिए होगा, रीड करने के लिए लैच होगा। तो इसमें कितने मशीन साइकिल यूज होंगे, 2 मशीन साइकिल यूज होंगे। अगर 2 मशीन साइकिल यूज होंगे तो पहला मशीन साइकिल फेच के लिए तो 4 T स्टेट, एंड सेकंड टाइम लैच होगा किसके लिए, रीड करने के लिए। और रीड में कितने T स्टेट यूज होते हैं, 3 T स्टेट यूज होते हैं। तो टोटल कितने T स्टेट्स हो गए, 7 T स्टेट्स हो गए। ये हमें डायरेक्टली लिखना है, ये सब नहीं करना है ऐसा। सो इफ यू वांट any instruction with respect to memory, then first of all its address must be present in HL pair. Okay, in first instructions I told you
how a single register is loaded, and in second one I told you how data is transferred between the register, and in third I told you how we access any data or any content from memory to a single register. ओके अब हम बात करेंगे इसके एड्रेसिंग मोड की। तो इसमें क्या मतलब कि अब हम बात करेंगे इसके एड्रेसिंग मोड की। तो देखो इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होता है। एड्रेसिंग मोड, अगर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो एचएल पेयर के एड्रेस से आ रहा है। ठीक है, एचएल पेयर पे जो एड्रेस है जो है वहां से डेटा आ रहा है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, डायरेक्टली एड्रेस गिवन होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो इनडायरेक्टली आ रहा है। तो इस वाले इंस्ट्रक्शंस में जो बाय डिफॉल्ट जो आपके जो डेटा था मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस कहाँ था, एचएल पेयर में था, और एचएल पेयर ही डायरेक्टली क्या हो गया, उसने एचएल पेयर के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसने डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, लैच किया है। तो जो यहाँ पे जो डेटा किस तरीके से आ रहा है एड्रेसिंग मोड में, हम यही तो बताते हैं कि जो डेटा किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा किस तरीके से आ रहा है, इनडायरेक्ट वे से डेटा आ रहा है। तो जो एड्रेस जो एचएल पेयर में जो वैल्यू थी, एचएल पेयर में जो एड्रेस था वहां से डेटा आ रहा है। तो इसलिए ये कैसा है एड्रेसिंग मोड है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो पूरे डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में क्या रहेगा, जो डेटा होगा वो सोर्स से डेस्टिनेशन में क्या होगा, मूव होगा। और जो सोर्स है एक मेमोरी भी हो सकती है, रजिस्टर भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन एंटायर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस। सो लेट्स सी, एंड फर्स्ट वन इज एम, एंड सेकंड वन इज एल, थर्ड वन इज एस। तो यहाँ पे जो एम है, एम का मतलब रहेगा मूव। अब मूव द कंटेंट टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, और रजिस्टर टू मेमोरी, कुछ भी हो सकता है। एंड एल स्टैंड फॉर लोड, एंड एस स्टैंड फॉर स्टोर। एम का मतलब क्या रहेगा, मूव, एल का मतलब क्या रहेगा, लोड, एंड एस का मतलब क्या रहेगा, स्टोर। अब ये लोड का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एक्सेस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, एक्सेस फ्रॉम मेमोरी, आप मेमोरी से कुछ एक्सेस कर रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसमें क्या, उसके जो इंस्ट्रक्शंस में क्या रहेगा, एल रहेगा, और एल को आपको समझना है लोड से। और लोड का मतलब कुछ ना कुछ मेमोरी से डेटा कंटेंट कहाँ आ रहा है, प्रोसेसर के अंदर आ रहा है। एंड सेकंड इज थर्ड इज स्टोर। स्टोर का मतलब क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है। तो एम का मतलब क्या हुआ, मूव, एल लोड, एंड एस स्टोर। ठीक है, लोड मीन्स कंटेंट जो भी मेमोरी में है उसको कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, अपने प्रोसेसर में एक्सेस कर रहे हैं, या उसको लोड कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं। एंड स्टोर में मतलब क्या है, जो भी कंटेंट है प्रोसेसर का उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कहाँ राइट कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर राइट कर रहे हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू आपको समझना है कि उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कैसे। और जो कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, पुश, आरपी, पॉप, आरपी, इन एंड आउट। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में जो टर्मिनोलॉजी रहती है, तो इसमें एम, एल एंड एस, उसके बाद में आता है एक पुश, आरपी। आरपी का मतलब है रजिस्टर पेयर। ठीक है, रजिस्टर पेयर बी सी डी कुछ भी हो सकता है। और पॉप, आरपी, आरपी मतलब अगेन रजिस्टर पेयर रहेगा कुछ ना कुछ, इन एंड आउट। अब पुश आरपी का मतलब क्या है, पुश आरपी का मतलब है कि रजिस्टर पेयर का में जो भी कंटेंट है उसे कहाँ मूव करना है, कहाँ कॉपी करना है, स्टैक मेमोरी में। कहाँ कॉपी करना है उसको, स्टैक मेमोरी। ठीक है, अब आता है पॉप आरपी। पॉप आरपी का मतलब क्या है, स्टैक मेमोरी से कंटेंट उठा के कहाँ डालना है, रजिस्टर पेयर में। ठीक है, फ्रॉम स्टैक मेमोरी टू रजिस्टर पेयर में क्या आएगा, पॉप आरपी।
एंड उसके बाद क्या आएगा इन, और उसके बाद में क्या आएगा आउट। अब इन को कैसे समझना है, इनका मतलब है कि आप इनपुट, कोई भी इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकती है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, इनपुट डिवाइस से यानी कि कोई भी डेटा है उसको आप कहाँ लेके आ रहे हो, एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। आउट का मतलब क्या है कि आप एक्यूमुलेटर का कोई भी कंटेंट है उसको कहाँ भेज रहे हो, आउटपुट डिवाइस पे भेज रहे हो, स्क्रीन पे भेज रहे हो, मॉनिटर पे भेज रहे हो, या डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर रहे हो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आउट यूज करोगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में यही इंस्ट्रक्शंस ही रहते हैं। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शंस को आपको इस तरीके से समझना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हम डिटेल से समझेंगे। एक बार समझने के बाद उन इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको सिर्फ एक बार देख कर ही आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितने टी स्टेट्स यूज हो रहे हैं, कितने मशीन साइकिल्स यूज हो रहे हैं, या वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शंस है, उसकी लेंथ क्या है, उसको आपको पता लग जाएगा। मतलब एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने से आपको सब पता लगता रहेगा कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। So I'm ending this lecture here. See you in next lecture. Thank you.